गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 8 गेहूं का दाना का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा कि बादशाह के पास एक बड़ा सा गेहूं का दाना मिलता है। तो बादशाह उस एक किसान को बुलाता है, उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा बड़ा जो गेहूं का दाना कभी देखा है? तो वो बोलता है नहीं। और वो जो किसान होता है वो बहुत बुढ़ा होता है, 2 लाठी के सहारे आता है दरबार में और ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता और ठीक तरह से सुनाई भी नहीं देता। उसने बोला कि मेरे वालिद से पूछो, उसको पता होगा। जब उसके वालिद को बुलाया तो वो बहुत अपने बेटे से जवान था, एक आँख से दिखाई देता था, एक कान से सुनाई भी देता था और एक लाठी के सहारे दरबार में आया। उसने भी कहा कि बादशाह राजा जी, मुझे इसके बारे में पता नहीं, आप मेरे वालिद से पूछिए। तब उसके वालिद को बुलाया तो एकदम जवान था और जवान की तरह बिना लाठी के दरबार में आए और वो ठीक तरह से सुन भी सकता था और ठीक तरह से देख भी सकता था। आप चलिए पढ़ते हैं। आप लोग पेज नंबर 44 निकालिए। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूँ कब और कहाँ पैदा होता है? राजा ने उस के जो किसान था उसके बाप से पूछा, जो कि एकदम फिट था, कि आपने कभी ऐसा गेहूँ का दाना देखा है और ये कहाँ पे होता है और ये कब होता है और कहाँ पे होता है? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूँ हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी। तो किसान ने बोला, हाँ महाराज, ऐसा दाना में हमारे ज़माने में हर जगह होता था और हर तरफ बोया जाता था और मैंने ऐसा गेहूँ का दाना बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूँ बाज़ार में बिकता था? तो राजा ने उससे सवाल किया कि इतना बड़ा गेहूँ का दाना जो था, गेहूँ था, वो बाज़ार में बिकता था? तो किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। यानी हमारे ज़माने में कोई अनाज नहीं बेचा करते थे। हम में से कोई भी पैसे के काम न जानता था। और बोला, ये जो आजकल का जो पैसे का लेन देन होता है, ख़रीद फरोख्त का काम उस टाइम पे नहीं होते थे। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता था। यानी सब के पास अपना गेहूँ होता था, ख़रीद फरोख्त की ज़रूरत नहीं पड़ते थे, अपना गेहूँ अपने पास होते थे। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? तो राजा ने बोला, ये जो इतना बड़ा गेहूँ आप कौन सी ज़मीन में बोते थे और ये ज़मीन कहाँ पे हुआ करते थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितने खुदा की ज़मीन। तो उसने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जैसे कि सब कुछ खुदा की ज़मीन, जो खुदा की दुनिया में जितने ज़मीन होते हैं उतना बड़ा हुआ करता था। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं थी कि आज की तरह हमारा ज़मीन, ये उनका ज़मीन। जहाँ जहाँ भी हल बोया जाता था, मतलब जिसमें इतना एबिलिटी हो कि वो जितना हल जोत सकते थे वो उतना उसका हो जाता था। यानी जितना वो ज़्यादा जोतेगा, जितना बोएगा, उतना उसी का हो जाएगा। यानी किसी का बाउंड्री, किसी का फिक्स ज़मीन पर्टिकुलर नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में कोई न कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। यानी उस ज़माने में ये नहीं कह सकते थे कि ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारा ज़मीन है। इंसान अपने हाथ में, यानी जितना अपने हाथ से कर सकते थे काम, अपनी मेहनत मजदूरी से काम कर सकते थे, उतना वो इस चीज़ को हासिल कर सकते। अगर बगैर मेहनत के उस चीज़ को अपना नहीं कह सकता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? तो पूछा, इस टाइम पे, इस जनरेशन में हम इतना बड़ा गेहूँ क्यों पैदा नहीं कर सकते, क्यों नहीं उगा सकते हैं? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन अब बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। और पूछा, आपका जो पोता था, जो पहले आया था, वो तो 2 लाठियों के सहारे आया और आप उससे ज़्यादा जवान लगते हो और आपका सेहत जो है वो बहुत अच्छी, उससे बेहतर है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज के इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है।
اس پر جواب دیا کسان نے کہ سرکار اب یہ گیہوں نہیں اگتا، کیونکہ اس کا وجہ یہ ہے کہ ریزن یہ ہے کہ آج کل کے جو انسان ہے وہ اپنی کمائی جتنا وہ کماتے ہیں اس پہ مطمئن ہونا مین سیٹسفائی نہیں، وہ اپنے آپ پہ سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ یہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آپ جو اپنا پڑوسی ہے اس کی دولت پر یعنی لالچی ہونا ہو، یعنی ہمارے جو پڑوسی ہے اس کے پاس زیادہ مال ہے، دولت ہے، ہمارے پاس کم ہے، یعنی لالچی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ بوڑھے نے کہا کہ اس وقت یعنی اس دادے کے وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا، یعنی خدا کے اوپر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اپنی محنت پر اور اپنے جو محنت ہے اس پہ ہارڈ ورک پہ بھروسہ کرتا تھا، یقین رکھتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی، اسی لیے جو اس ٹائم پہ جو بویا جاتے تھے گیہوں اتنا بڑا ہوا کرتے تھے اور لوگ محنت مزدوری کرتے تھے، اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے ان کا صحت بھی اچھی تھی، یعنی وہ فٹ آج کل کے لوگوں سے بہت فٹ تھا، کیونکہ اس کا وجہ یہ تھا کہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے اور خدا کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے جو کچھ دینے والا خدا ہے، اسی لیے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، لالچی نہیں بننا چاہیے زندگی میں۔ لیو ٹالسٹائی رائٹر کا نام جس نے یہ مضمون لکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ لیسن یہاں پہ ختم ہوتے ہیں، کل ہم کوشچن آنسر جو ایکسرسائزز ہوں گے وہ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔